हेलो एवरीवन, दिस इज राज किशोर। राजकुमार क्लासेस के ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं हमारे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसका नाम है पेटेंट्स। इसके पहले हम लोगों ने कॉपीराइट्स पर और कहना चाहिए ट्रेडमार्क पर हमने क्लास जो है डिस्कशन कर लिया है। अब पेटेंट्स पर हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं कि पेटेंट्स के अंतर्गत कौन कौन से प्रोटेक्शन या कौन कौन से थिंग्स जो है वो प्रोटेक्ट किए जाते हैं, या साथ में कौन सा एक्ट फॉलो होता है, फाइलिंग करने के क्या प्रोसीजर है, टर्म इसकी कितने दिन की रहती है, ठीक है। और अगर कोई पेटेंट्स राइट्स का उल्लंघन करता है तो क्या क्या प्रोविजन अवेलेबल हैं, ये सारी चीज़ हम लोग डिस्कस करेंगे। बहुत ही आसान मैटर है पेटेंट्स का। जनरली पेटेंट जो है वो कवर करता है जो इन्वेंशन की चीज़ों को टेक्नोलॉजी से रिलेटेड या जो प्रोसेस के थ्रू या जो फॉर्मूले के थ्रू जो चीज़ बनाई जाती है कोई गुड्स या सर्विस, वो सब पेटेंट्स के दायरे में आता है। आपने कोई नया चीज़ इन्वेंट किया, ठीक है, और वो नया चीज़ हो सकता है कोई मशीन है, या तो कोई इक्विपमेंट है, या कोई गुड्स है, या फिर आपने कोई फॉर्मूला क्या किया बनाया, और उस फॉर्मूले के थ्रू आप किसी भी प्रोडक्ट्स या सर्विस को क्या कर सकते हो, प्रोड्यूस कर सकते हो। इन सब चीज़ का फिर हम क्या करा सकते हैं, पेटेंट्स करा सकते हैं, ताकि इसका उपयोग जो है हमारे अलावा कोई दूसरा पर्सन ना कर सके, या फिर करे तो हमारे परमिशन से करे, ठीक है। इसके लिए हम ऑथराइज हो जाएंगे अगर हम इन सब चीज़ के इन्वेंशन का हम क्या करा लेते हैं, पेटेंट्स करा लेते हैं। तो देखते हैं पेटेंट्स। पेटेंट्स में कवर होता है कोई भी इन्वेंशन, फॉर्मूला या प्रोसेस या टेक्निक, ठीक है। तो इन्वेंशन में जो कोई आपने गुड्स बनाया है, प्रोसेस में आपने कोई फॉर्मूला तैयार किया है, या फिर टेक्निक किसी काम को करने का जो टेक्निक है, ये सब चीज कवर होता है किसके थ्रू, पेटेंट्स के थ्रू कवर होता है। और अगर आपको पेटेंट्स का कहना चाहिए पेटेंट राइट्स का, या फिर इनमें से किसी भी चीज का आपको पेटेंट राइट लेना है, तो आपको करना पड़ेगा पेटेंट राइट्स एक्ट 1970 में आपको फाइलिंग करनी पड़ेगी, और आप अपने इन्वेंशन का क्या करा सकते हो, फॉर्मूले का, प्रोसेस का, टेक्निक का आप अपना पेटेंट करा सकते हो। टाइम जो रहेगा वो पेटेंट का रहता है 20 ईयर्स। बहुत इंपॉर्टेंट टाइम का ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। हर एक चीज का आपको जो टाइम है, टर्म है, वो आपको पता होना चाहिए। कॉपीराइट्स का जो टर्म होता है वो 60 ईयर्स, ठीक है। कुछ कंडीशन में फ्रॉम द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, और कुछ कंडीशन में ऑथर वाले केस में आपका डेथ ऑफ ऑथर के बाद 60 ईयर्स, जबकि आपका जो ट्रेडमार्क होता है उसका जो टाइम पीरियड होता है वो 10 साल होता है। 10 साल के बाद उसको फिर से री रजिस्ट्रेशन के लिए एप्लीकेशन डाल सकते हो। लेकिन पेटेंट में खास बात ये है कि पेटेंट का जो टर्म है वो 20 साल रहेगा, लेकिन उसके साथ साथ आपको हर साल एक बार रिन्यूअल भी कराना पड़ेगा। एवरी ईयर रिन्यूअल, एवरी ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ पेटेंट रजिस्टर्ड। जिस दिन से आपने पेटेंट को रजिस्टर्ड कराया उस दिन से आपको साल में एक बार अनिवार्य रूप से आपको क्या कराना पड़ेगा, रिन्यूअल कराना पड़ेगा, रिन्यू कराना पड़ेगा। और साथ साथ ये जो लाइफ इसकी कितनी रहेगी, 20 साल की रहेगी, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं हम पेटेंट्स के बारे में। हमारा अगला जो टॉपिक है पेटेंट्स का वो है, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है पेटेंट्स को लेकर। जैसे कि हमारे पास है कोई भी व्यक्ति वो कैसे पेटेंट करा सकता है, तो वन कुड गेट बाय फिलिंग एप्लीकेशन विद द पेटेंट्स ऑफिस इन इंडिया। पेटेंट ऑफिस में वो जाकर फाइलिंग करके वो क्या कर सकता है, एप्लीकेशन क्या कर सकता है, एप्लीकेशन और कुछ फीस के साथ वो क्या कर सकता है, अपने इन्वेंशन का या न्यू प्रोडक्ट का या टेक्नोलॉजी का क्या कर सकता है, या फॉर्मूले का पेटेंट करा सकता है। पेटेंट गिव्स मोनोपोली। पेटेंट्स कराने से क्या होता है, आजकल मॉडर्न टाइम में आज के डेट में मॉडर्न टाइम में क्या हो रखा है, बिजनेस करने का तरीका काफी पॉपुलर हो चुकी है, मॉडर्न एज आ चुका है, ट्रेंड बदल चुका है। अगर आपको कंपटीशन में बने रहना है और आपके पास कोई ऐसी इंटेलेक्चुअल एसेट्स है जो अनोखा है, अलग है, और उस पर आप अपनी मोनोपोली चाहते हो, तो आपको पेटेंट्स के थ्रू ये मोनोपोली हासिल कर सकते हो। कोई नई चीज आपने बनाई है जो मार्केट में इससे पहले नहीं थी, तो आप इसका मोनोपोली तभी ले पाओगे जब आप इसका क्या करा लो, पेटेंट करा लोगे। तो अगर कोई भी पेटेंट होल्डर को सबसे पहले ये बेनिफिट मिल जाती है कि उसको मार्केट में मोनोपोली वो क्या करता है मोनोपोली कर लेता है, और कंपटीशन में वो आगे रहता है, ठीक है। तो पेटेंट गिव मोनोपोली टू द इन्वेंटर ऑन हिज इन्वेंशन। अपने इन्वेंशन पर होल्डर को क्या करेगा, मोनोपोली प्रोवाइड करेगा, पहली बात। दूसरी बात, अब बाकी जो चीजें हैं इसी से ही कनेक्शन है, मेनली तो मोनोपोली का क्रिएट होता है। दूसरी बात, अब यही चीज है, अलाउ पेटेंट होल्डर टू एक्सक्लूड अदर फॉर मेकिंग
सेलिंग और यूजिंग द इन्वेंशन। अब इसका मतलब ये हुआ कि जब आपके पास पेटेंट राइट्स आ जाएगा तो आपके पास ये अधिकार रहेगा कि आपके अलावा कोई दूसरा पर्सन इसको यूज या सेलिंग या फिर मैन्युफैक्चरिंग या तो फिर इन्वेंशन नहीं कर सकता। आपकी परमिशन से वो क्या कर सकता है, इन सब के काम को कर सकता है और इसके बदले में आप सामने वाले से रॉयल्टी की अर्निंग कर सकते हो। नेक्स्ट है इट गिव्स कॉम्पिटिटिव एडवांटेज टू द होल्डर। बिल्कुल वही बात है, आपको मार्केट में क्या मिलेगा, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिलेगा, आपको मोनोपोली की क्या मिलेगी, एडवांटेज मिलेगी। ये आपका बहुत ही क्या होने वाला है, आपका इसका फायदेमंद होने वाला है पेटेंट कराने के बाद। इन्वेंशन में हम इन सब चीज को इंक्लूड करते हैं। एक तो हम इन्वेंशन में हमको मिलेगा कोई भी वो आर्ट्स से रिलेटेड चीजें आपने इन्वेंट करी है, कोई प्रोसेस किसी काम को करने का तरीका या कोई मेथड, ये सब चीज आप पेटेंट करा सकते हो। या कोई भी आपने कोई मशीन या फिर आपके पास apparatus मतलब इक्विपमेंट या उपकरण या कोई भी अदर आर्टिकल आपने बनाया है जो आपसे पहले किसी ने नहीं बनाया है या कोई नहीं जानता है, तो इन सब चीज का आप क्या कर सकते हो, रजिस्ट्रेशन करके पेटेंट राइट ले सकते हो ताकि आप इन पर मोनोपोली का एडवांटेज ले सको। ठीक है, तो बिजनेस अपॉर्चुनिटी के लिए अगर आप देखना चाहते हो तो पेटेंसी बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। आपको पेटेंट राइट्स कई चीजों का एडवांटेज आपको क्या करता है, दिलाता है। आगे बढ़ते हैं पेटेंट से रिलेटेड। अगर हमको पेटेंट्स करनी है तो इन चीजों का हमको ख्याल रखना पड़ता है। द डेफिनेशन ऑफ द वर्ड इन्वेंशन इन द पेटेंट्स एक्ट 1970 include the new product as well as new process. Therefore, patent can be applied for the product as well as the process which is new. जैसा कि हमारा पेटेंट एक्ट 1970 है, इसमें केवल नए प्रोडक्ट का, नए इन्वेंशन का, नए प्रोसेस का, नए फॉर्मूले का ही हम इसका प्रोटेक्शन ले सकते हैं या रजिस्टर्ड करा सकते हैं। ऐसी किसी भी चीज का आप पेटेंट्स नहीं ले पाते जो ऑलरेडी पहले से आपके पेटेंट कराने से ही मौजूद है या पब्लिकली वो नोन है, इन चीज का आपका पेटेंट नहीं हो सकता। तो अगर आप किसी भी प्रोसेस या किसी फॉर्मूला या किसी भी मैन्युफैक्चरिंग गुड्स का जो आपको लगता है कि आपने नया बनाया है, तो आप पहले सुनिश्चित कर लो कहीं ऐसा भी तो नहीं है कि वो ऑलरेडी एग्जिस्ट है। ऑलरेडी एग्जिस्ट किए गए या ऑलरेडी इन्वेंटेड चीज का पेटेंट आप नहीं करा सकते। ठीक है, या जो लोगों को कॉमन चीज है, जो नई बात नहीं है उस चीज में, हर कोई जानता है, जग जाहिर है, इन सब चीज का भी आप पेटेंट नहीं करा सकते। तो आप पहले सुनिश्चित हो जाओ कि आपका प्रोडक्ट, आपका प्रोसेस, आपका फॉर्मूला क्या पेटेंट के लिए वो एलिजिबल है या नहीं। और आप पेटेंट तभी कराओगे जब वो पहली बार उस चीज को बनाई गई है, एकदम न्यू है, तब उसका पेटेंट हो सकता है। कुछ कंडीशन ऐसे हैं जहां पर हम न्यू कैटेगरी में उसको शामिल नहीं कर सकते। ठीक है, द इन्वेंशन विल नॉट बी कंसीडर्ड न्यू। इन चीजों को हम लोग यार कभी भी न्यू नहीं मानेंगे और इनका पेटेंट नहीं हो सकता। यहाँ हम उन चीजों के बारे में पढ़ने वाले हैं जिनका पेटेंट राइट नहीं कराया जा सकता। तो क्या है पहला कि it has been disclosed to the public in India or anywhere else in the world by written or spoken or by use or any other way before the filing the date of the patent application। जिस दिन आप एप्लीकेशन कराने जा रहे हो और आप एप्लीकेशन कराने जाने के पहले से ही लोगों को इसके बारे में पता है कि ये क्या चीज है, या फिर आपने लोगों को पब्लिक में आपने उसको यूज करने के लिए दे दिया है। ठीक है, या फिर आपने उनको लिखित उनको जानकारी है, मतलब जो चीज आप फाइलिंग करा रहे हो पेटेंट्स के लिए, पता चला वो पब्लिक में ऑलरेडी ही नोन है, आपने उनको लिख कर या बोल कर आपने उनको पहले ही बता रखा है कि ऐसी कोई चीज है, या तो फिर किसी दूसरे तरीके से लोगों को पता है या उन्होंने यूज कर लिया इस चीज को, तो इसका पेटेंट नहीं हो सकता। मतलब पब्लिकली अगर ये बात लोगों को पता है, आपने लिख कर या फिर कहना चाहिए बोल कर या फिर आपने किसी दूसरे भी तरीके से आपको लोगों को पता चल चुका है कि ऐसी कोई चीज है, तो मतलब ये पेटेंट नहीं हो सकता, क्योंकि सब लोगों के सामने इसका क्या हो चुका है, जग जाहिर हो चुका है। तो ये न्यू नहीं रह पाएगा और इस चीज को न्यू नहीं माना जाएगा अगर ऑथेंटिक तरीके से आपने रजिस्ट्रेशन के पहले ये सब चीज क्या कर दी है, आप लोगों को ये बता रखी है, तो इसका पेटेंट नहीं हो सकता। दूसरी बात है द इंफॉर्मेशन अपीयरिंग इन द मैगजीन, टेक्निकल जर्नल, बुक्स etc। आपने किसी मैगजीन के थ्रू इस चीज का आपने क्या कर दिया है, आपने खुलासा कर दिया है, या रीडर लोगों को पता चल चुका है इन्वेंशन के बारे में आपका, या तो फिर कोई टेक्निकल जर्नल लाइक जो आईटी के थ्रू, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सोशल मीडिया के थ्रू आपको जानकारी दे डाली है आपकी गुड्स का,
या फिर बुक्स के थ्रू आपने बुक्स पब्लिश कर रखा है इस चीज के बारे में, वो पेटेंट कराने के पहले, अगर पेटेंट कराने के पहले ये सब चीज हो चुकी है तो आपकी गुड्स को या इन्वेंशन को नया नहीं माना जाएगा। इफ द इन्वेंशन इज ऑलरेडी अ पार्ट ऑफ द स्टेट ऑफ द आर्ट, स्टेट ऑफ द आर्ट का मतलब हुआ, ठीक है, आपने किसी उसको एग्जीबिशन वगैरह में या ट्रेड फेयर वगैरह में आपने ऑलरेडी उसको प्रदर्शनी के रूप में आपने क्या कर रखा है, दिखा रखा है लोगों को, तो भी ये माना जाएगा कि आपने पेटेंट लेने से पहले पब्लिकली लोगों को पता चल चुका है या जानते हैं इसके बारे में, ये नया नहीं है, तब इसका भी पेटेंट नहीं हो सकता। या एनी अदर टाइम ऑफ द डिस्क्लोजर विद द पब्लिक, इसके अलावा कोई भी दूसरा तरीका जिससे लोगों के सामने इसके बारे में उजागर हो चुकी है तो ये न्यू नहीं माना जाएगा और फिर न्यू इन्वेंशन नहीं माना जाएगा और इसका पेटेंट नहीं हो सकता। तो क्या क्या है किन किन कंडीशन में, ओवरऑल हम ये बात करते हैं, अगर किसी भी तरीके से आपकी इन्वेंशन का, आपके फॉर्मूले का, आपके गुड्स का, आपके प्रोसेस का रजिस्ट्रेशन कराने से पहले ही पब्लिकली डिस्क्लोज हो चुका है, चाहे आपने उनको बोलकर बताया हो, चाहे आपने उनको लिखित तौर पर आपने बताया हो, या तो फिर न्यूज़पेपर के थ्रू या मैगजीन के थ्रू, या तो फिर आपने कराची एग्जीबिशन में के थ्रू लोगों को पता है, या कुछ लोगों को यूज करके पता है कि यार ऐसे कोई चीज है, उन लोगों ने पहले से यूज कर लिया उस चीज को, तो ऐसे चीज का पेटेंट नहीं हो सकता। ठीक है, इसके अलावा कुछ और कंडीशन है जिनको हम प्रोटेक्शन नहीं ले सकते अकॉर्डिंग टू द पेटेंट राइट्स। ठीक है, सम इन्वेंशन कांट बी, है ना, प्रोटेक्टेड एज पेटेंट, जैसे कि फ्रिवलेस चीज, फ्रिवलेस मतलब तुच्छ टाइप का, फालतू टाइप का, मतलब उसकी कोई मतलब इस प्रोडक्ट का या इस चीज का मतलब कोई वैल्यूएबल है ही नहीं, ये एक फालतू सा चीज है या कॉमन बात है, तो मतलब फ्रिवलेस थिंग का या फ्रिवलेस इन्वेंशन का भी कोई मतलब पेटेंट नहीं हो सकता। ऑब्वियस मतलब जान जाहिर हो चुकी है तो भी उसका पेटेंट नहीं हो सकता। ठीक है, कॉन्ट्ररी टू द वेल एस्टैब्लिश्ड नेचर लॉ, मतलब वो प्रकृति के नियमों के क्या है, विरुद्ध है, ठीक है, तो भी उसका पेटेंट नहीं हो सकता। इमोरलिटी है ना, इमोरलिटी मतलब अनैतिकता है उसमें, तो भी उसका पेटेंट नहीं हो सकता। या फिर इंजरियस टू द पब्लिक हेल्थ, ये ऐसी चीज है जिससे पब्लिक की हेल्थ को नुकसान हो सकता है, तो भी इसका पेटेंट नहीं हो सकता। A mere discovery of any scientific principle which is already discovered, आप पहले से ही किसी चीज डिस्कवर की चीज को किसी दूसरे तरीके से बता रहे हो, कुछ हल्का फुल्का चेंज करके, तो भी इसका आप पेटेंट नहीं करा सकते। या तो फिर एब्स्ट्रैक्ट थ्योरी है, आपने जो थ्योरी है, जो फॉर्मूला है, जो भी चीज इन्वेंट कर रखी है, वो सिर्फ मतलब रियलिटी में नहीं होती, बस एक कहावत है। ठीक है, तो मतलब कहना चाहिए आपके पास आपने जो इन्वेंशन है वो कभी भी एक्चुअली में उसको ऑफर नहीं की जा सकती, है ना, और ये चीजें कहना चाहिए एब्स्ट्रैक्ट है। एब्स्ट्रैक्ट मतलब आप ये मान सकते हो ये इनटेंजिबल नेचर का है, रियलिटी में कभी ये टेंजिबल नेचर में इसको नहीं किया जा सकता, तो इसका भी आपका पेटेंट नहीं हो सकता। एब्स्ट्रैक्ट हो रही है आपका मतलब वो रियल लाइफ में वो कभी एग्जिस्ट नहीं करने वाला है, तो भी आप इसका पेटेंट नहीं करा सकते। एनी अदर यूज ऑफ ऑलरेडी डिस्कवर्ड प्रोडक्ट और प्रोसेस, ठीक है, अगर आप करना चाहिए ऐसे चीज का पेटेंट कराने जा रहे हो जो ऑलरेडी से लोगों के बीच में यूज हो रहा है या उस प्रोसेस का इस्तेमाल हो रहा है, तो भी पेटेंट नहीं होगा। सबस्टेंस ऑब्टेन्ड बाय अ मेयर मिशन, आपने दो अलग-अलग इन्वेंशन को मिलाकर, दो अलग-अलग पार्ट्स को मिलाकर आपने कोई नया चीज बना लिया। ठीक है, हम मानते हैं आपने कोई नया चीज बना लिया, लेकिन आप जिन चीजों को लेकर बना रहे हो ऑलरेडी इन्वेंटेड है, ठीक है, तो और उनके मिक्सचर से आपने कोई नया चीज बना लिया, तो भी इसको पेटेंट राइट्स के थ्रू आप रजिस्टर्ड नहीं कर सकते। इसके अलावा है मेथड ऑफ एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर, कृषि पद्धति के बारे में, या चाहे वो एग्रीकल्चर नॉर्मल एग्रीकल्चर हो, है ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर हो, चाहे हॉर्टिकल्चर हो, इन सब चीज का आप पेटेंट राइट्स नहीं ले सकते। इसके अलावा है इन्वेंशन रिलेटिंग द एटॉमिक एनर्जी से चीज की जो इन्वेंशन है उसका पेटेंट राइट्स, है ना, ये बहुत खतरनाक होती है, डिजास्टर हो सकती है, इसलिए इनका पेटेंट जो है वो स्वीकार नहीं है। और इसके अलावा है इन्वेंशन व्हिच आर नोन आर यूज्ड बाय अनदर, ठीक है, ऐसी कोई चीज है जो ऑलरेडी लोगों को पता है या उन्हें भी यूज कर लिया है, या ऐसी कोई चीज जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड कराने से पहले हमने किसी और को बेच रखा है, तो मतलब पब्लिक को अगर आप सोल्ड कर चुके हो तो मतलब इसका यूज हो चुका है, तो भी इसका पेटेंट नहीं कराया जा सकता। इतने चीजों पर हमारा कभी भी पेटेंट राइट्स नहीं हो सकता। वापस एक बार रिपीट करते हैं, फ्रिवलेस है, फालतू चीज है,
ऑब्वियस है, जग जाहिर चीज है। कॉन्ट्रेरी ऑफ द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ नेचर लॉ, प्रकृति के नियम के वो विरुद्ध है। इमोरलिटी, अनैतिकता है, वो पब्लिक हेल्थ के लिए क्या है, नुकसानदायक है। या तो फिर वो ऐसी चीज है जो कहना चाहिए ऑलरेडी से डिस्कवर्ड हो चुकी है, या अब्स्ट्रैक्ट थ्योरी के अंतर्गत आती है, उसका रियलिटी से कोई लेना देना नहीं है, ऐसी चीज है। बस वो कहना चाहिए कहावतें में ही अच्छी है, जबकि रियल में वो कभी होगा नहीं, तो भी उसका आप पेटेंट नहीं करा सकते। या एनी अदर यूज ऑफ ऑलरेडी डिस्कवर्ड प्रोडक्ट और प्रोसेस को जो पहले से ही डिस्कवर्ड हो चुका है, अगर वो सब्सटेंस ऐसे सब्सटेंस से मिलकर बना है जो दो अलग अलग इन्वेंशन को आपने जोड़ के या कंडक्ट करके आपने बना दिया, तो भी नहीं हो सकता। या फिर आपके पास कोई भी मेथड ऑफ एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर, इसका भी आप पेटेंट राइट नहीं करा सकते। इन्वेंशन रिलेटिंग टू एटॉमिक एनर्जी, ये भी पेटेंट नहीं हो सकता। या फिर पहले से लोगों को पता है जिसके बारे में और वो यूज कर चुका है, या फिर आप सेल कर चुके हो पहले से जिस प्रोडक्ट को, उसका भी कहना चाहिए मार्केट में जो सेल हो चुकी है उस प्रोडक्ट का भी आपका पेटेंट राइट्स नहीं हो सकता। ठीक है। इसके बाद इसमें छोटा सा टॉपिक और बचता है हमारे पास, और वो है हमारे पास क्या, अगर पेटेंट राइट्स का उल्लंघन होता है तो क्या प्रोविजन मिलेगा, जो होल्डर है उसको क्या क्या रिलीफ मिलेगी। ठीक है। तो सबसे पहली बात, पेटेंट राइट्स का हम उल्लंघन कब मानेंगे, जब पेटेंट राइट्स का अदर पर्सन के द्वारा, होल्डर के अलावा अदर पर्सन के द्वारा अनऑथराइज तरीके से इस्तेमाल होगा। ठीक है। तो सर पेटेंट्स इंफ्रिंजमेंट मतलब उल्लंघन ऑफ पेटेंट राइट्स का, पेटेंट इंफ्रिंजमेंट प्रोसेस कैन बी ओनली बी इनिशिएटेड आफ्टर द ग्रांट ऑफ द पेटेंट। पेटेंट इन्फ्रिंजमेंट तब होगा, सबसे पहली बात, जब आपने किसी चीज का पेटेंट करा रखा है उसके बाद से ही उसको इन्फ्रिंजमेंट माना जाएगा। अगर आपने पेटेंट ही नहीं कराया है और अगला पर्सन इस्तेमाल कर लेता है तो उसको कहना चाहिए उल्लंघन के रूप में नहीं देखा जाएगा। पेटेंट कराने के बाद अगर अनऑथराइज्ड तरीके से कोई इस्तेमाल करता है तो इसको उल्लंघन की कैटेगरी में रखेंगे, और उसके बाद से ही हम अगले पार्टी के ऊपर सू कर सकते हैं, केस कर सकते हैं। ठीक है, यानी पेटेंट राइट्स लेने के बाद। तो यहाँ पर है इन्फ्रिंजमेंट में क्या कहती है, उल्लंघन में क्या कहती है, अनऑथराइज्ड मेकिंग, सामने वाले ने क्या कर रहा है, अनऑथराइज्ड अनाधिकृत तरीके से बना रहा है उस प्रोडक्ट को, या फिर इंपोर्ट कर रहे हैं, यूजिंग कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं, या तो फिर ऑफर करता है सेल के लिए, जबकि वो इस काम के अधिकृत नहीं है या होल्डर की परमिशन के विरुद्ध है ये, तो ये माना जाएगा इन्फ्रिंजमेंट ऑफ पेटेंट राइट्स। तो उस कंडीशन में आपको क्या क्या प्रोटेक्शन मिलेगा, तो देखो अंडर द पेटेंट्स एक्ट 1970 ओनली अ सिविल एक्शन कैन बी इनिशिएटेड इन अ कोर्ट ऑफ लॉ। कोर्ट ऑफ लॉ की यहाँ पे जब कोर्ट आएगी तो इसको सिविल एक्शन के रूप में लिया जाएगा, मतलब इसको क्रिमिनल एक्शन के रूप में नहीं देखा जाएगा। इसको कहना चाहिए ये इसका जो भी पेटेंट राइट्स का जो भी उल्लंघन मैटर होगा वो कोर्ट के द्वारा सिविल एक्शन के रूप में इसको कंसीडर की जाएगी, ना कि क्राइम एक्शन के रूप में। ठीक है। तो इसको क्राइम कैटेगरी का उल्लंघन नहीं माना जाएगा, इसको सिविल एक्शन के रूप में इसको लिया जाएगा। सबसे पहली बात इसका मतलब ये है, तो इसको क्रिमिनल कहना चाहिए, केस में के रूप में इसको नहीं देखा जाएगा, इसको सिविल एक्शन के रूप में इसको देखा जाएगा। दूसरी बात क्या क्या रिलीफ मिलेगी, जो होल्डर है अगर उल्लंघन होता है तो वो सामने वाला पार्टी के ऊपर केस कर सकता है, सू कर सकता है इन्फ्रिंजमेंट का, उल्लंघन का। उसको इंटरिम इंजंक्शन मिल जाएगी। इंटरिम इंजंक्शन मतलब सामने वाले के ऊपर रोक करवा दी जाएगी कोर्ट के द्वारा कि यार आप जो ये काम कर रहे हो बंद कर दो। या डैमेज और अकाउंट ऑफ प्रॉफिट मतलब क्षतिपूर्ति दिलवाया जाएगा सामने वाले के, कहना चाहिए परमिशन के बगैर जिस पर्सन ने, जो थर्ड पार्टी ने यूज किया है पेटेंट्स का, तो उसको क्षतिपूर्ति देना होगा। हो सकता है कि उसने पेटेंट राइट्स का इस्तेमाल करके जो भी लाभ कमाया है उसके बदले में वो प्रॉफिट को उसे क्या करना पड़ेगी, उसको वापस करना पड़ेगा। डिलीवरी ऑफ द इन्फ्रिंजिंग गुड्स, उल्लंघन करके पेटेंट राइट्स का उल्लंघन करके जो भी उसने गुड्स बनाया है वो वापस पेटेंट होल्डर को दिलवाया जा सकता है, उस पर अधिकार पेटेंट राइट्स पेटेंट होल्डर का हो जाएगा। और अगर कॉस्ट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग है तो ये भी दिलवाया जाएगा। मतलब इस वे में कानूनी कार्रवाई में जो भी पेटेंट होल्डर का जो खर्च आता है उसको भी दिलवाया जा सकता है। तो इतनी सारी बातें आप लोगों को पेटेंट्स के रूप में आपको जानकारी रखना है। मेन बातें तो यही है। ठीक है। पेटेंट जो एक्ट है उसका एक्ट का नाम क्या है, तो इंडियन पेटेंट एक्ट 1970। इंडियन वर्ड लगाने की जरूरत नहीं, आप पेटेंट्स एक्ट 1970 याद रख सकते हो। कितने साल के लिए होती है पेटेंट्स, तो 20 साल के लिए पेटेंट होता है। साल में एक बार आपको रजिस्ट्रेशन के बाद वाले डेट से साल में एक बार आपको उसका रिन्यूअल कराना अनिवार्य है, हर साल कराना पड़ेगा। और
मैक्सिमम लाइफ कितने साल की रहेगी, 20 साल की रहेगी। पेटेंट किस पर होती है, किसी भी इन्वेंशन पर, किसी भी कहना चाहिए आपका फॉर्मूले पर, किसी भी प्रोसेस पर, या जो न्यू प्रोडक्ट या जो सर्विस है जो इससे पहले लोगों को नहीं पता था, इन सब चीज का आप पेटेंट करा सकते हो। आई होप ये क्लास आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई परेशानी है या हमारी वीडियो में कुछ कमी है तो इसको लेकर आप कमेंट कर सकते हो। वीडियो वॉच करने के लिए थैंक यू वेरी मच।